हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा फर्स्ट एफएफ यानी कि लव पावर कंप्लीट हो चुका है और आज से मैं एक न्यू एफएफ स्टार्ट करूँगी। उस न्यू एफएफ का नाम है पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट, यानी कि ऐसे साथी जो पहले से ही एक दूसरे की किस्मत में लिख दिए गए हैं। इस एफएफ के बारे में इतना ज़्यादा तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो आप स्टोरी के साथ चलते चलते खुद ही जान जाएंगे कि स्टोरी में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को हो सकता है अनटेम्प्स जैसे ही मिले, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अनटेम्प से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे एफएफ्स के ऑथर भी मैं ही हूँ और एक्सप्लेनर भी मैं ही हूँ। तो इसमें पूरी जो भी है ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, किसी और ऑथर ने इनको नहीं लिखा है और मैं किसी और ऑथर के रिटर्न एफएफ्स आपके पास शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये सब कुछ मेरा ही है, मैंने ही इसे लिखा है और मैं ही इसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मेरे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इस एफएफ में वैन रोहान जो है वो लास्ट तक रहने वाला है और लास्ट में ही उसकी डेथ होने वाली है। इस एफएफ में वैन रोहान पहले ही सभी क्लैंस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके अटैक्स की वजह से निये सेक्ट के क्लान लीडर यानी कि जो उनके कुल के कुल प्रमुख है निये मिंजू की डेथ हो चुकी है। इधर जिन क्लैन के भी क्लैन लीडर की डेथ हो चुकी है और जेओजुन भी काफ़ी हद तक घायल हैं। जेन सेक्ट में हुए अटैक्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, उसमें सेम सब कुछ वैसी है। जेन क्लैन लीडर की डेथ और उनकी वाइफ की डेथ और जेन चेंग की जो गोल्डन कोर है वो वैन जूलियो ने छीन ली थी और वैसे ही फिर वीवूजान ने उसको अपनी गोल्डन कोर दी थी। इसके बाद सभी लोग ऑलमोस्ट 4 महीने लगाते हैं अपने को पुनर्निर्माण करने में और फिर उसके बाद सभी मिलके वैन क्लैन पे हमला बोल देते हैं, जिसमें उसके 2 बेटे और वैन जूलियो मारे जा चुके हैं। लेकिन वैन रोहान अभी तक गायब है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। पास्ट के लिए इतना काफ़ी है, तो हम आ जाते हैं प्रेजेंट में वीवूजान अपनी बैली पे हाथ रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपने सिस्टर को आवाज़ लगा रहा था और बोल रहा था, सीजे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या मैंने सच में ऐसा कुछ खा लिया है जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विंग की ये बात सुनते ही जेन यांगली और जेन चेंग दोनों ही वरीड होने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब विंग बोल रहा था कि उसके पेट में कुछ तो अजीब लग रहा है या दर्द सा फील हो रहा है। ऐसा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहा था। फाइनली जेन चेंग डिसाइड करता है कि वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुला ही लेगा, क्योंकि अभी तक विंग उसे मना किया जा रहा था, इसलिए वो उस डॉक्टर को नहीं बुला रहा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, विंग का चेकअप होता है। डॉक्टर उसे एक नींद का मेडिसिन दे देता है और उसे सुला देता है। उसके बाद डॉक्टर जेन चेंग और यांगली से बात करने लगता है। अब जो डॉक्टर उन दोनों को बताने वाला था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये पेन उसे आज पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये पेन उसे उसके 18 साल से हो रहा है। लेकिन आज तक उसके पास उसकी गोल्डन कोर थी, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी इंजर्ड प्लेस को आसानी से रिकवर कर सकता था और अपने पेन में भी रिलीफ पा सकता था। लेकिन अभी उसके पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है, तो उसे एक छोटा सा दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और फाइनली वो बताता है कि वो पेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर बताता है कि विंग एक ओमेगा है। बाय द वे गाइस, ओमेगा अल्फ़ा बीटा ओरिजिनली नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ऐसे साइन होते हैं जिनसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिक पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओमेगा अल्फ़ा और बीटा बनाए गए हैं। ओमेगा ऐसे मेल होते हैं जो कि किसी भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अल्फ़ा ऐसे मेल्स होते हैं जो किसी भी ओमेगा मैन और वुमन के साथ इंटीमेट हो सकते हैं और उनके साथ अपनी फैमिली यानी कि बच्चे को पैदा करवा सकते हैं। और बीटा सिर्फ एक बीटा के साथ ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो मैन हो या वुमन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो आप लोग ओमेगा, अल्फ़ा और बीटा को समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम उसे डीपली डिस्कस कर सकें। तो हम अपनी स्टोरी में दोबारा आते हैं। डॉक्टर जैसे ही बताता है कि विंग एक ओमेगा है, यांगली और जेनचेंग एक दूसरे को शॉकिंग लुक देने लगते हैं और वो दोनों एक साथ वरीड होने लगते हैं विंग के लिए। भले ही अपनी तलवारबाजी के बदले उसने डिमोनिक कल्टिवेशन सीख ली थी, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान था जिसके पास उसकी स्पेशल एनर्जी नहीं थी, उसके पास उसकी गोल्डन कोड नहीं थी। और इस केस में किसी भी मेल के लिए प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, विंग को भी उसकी रियलिटी बताई जाती है और ये बात चारों तरफ एक आग की तरफ फैलने लगती है। ये बात लैंड सेक्ट में भी पहुँच जाती है। सेक्ट यानी कि हम लोग कबीला भी बोल सकते हैं। तो ये बात उधर भी पहुँच जाती है और उधर जो कि वांग जी भी एक अल्फा था, तो उधर सभी लोग अब वांग जी और विंग की मैरिज फिक्स करने के बारे में सोचने लगते हैं। वैसे जब पहले विंग लैन कबीले में आया था तो वहाँ के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे एक मेल अगर आपकी फैमिली के वंशज को जन्म देता है तो ये आपके लिए बहुत प्राउड और प्राइड की बात होती है। इसलिए लैन कबीले वाले डिसाइड करते हैं कि वो वांग जी और विंग की शादी फिक्स कर देंगे। वांग जी को इस बात के बारे में बताया जाता है, वो भी अपने सीनियर्स के लिए गए इस डिसीजन में एग्री करता है। अब फाइनली सभी लैंड सेक्ट वाले एक साथ एग्री होते हैं कि वो विंग और वांग जी की मैरिज फिक्स करेंगे, यानी कि वो लोग विंग और वांग जी की मैरिज प्लान करने लगे थे। दूसरी तरफ जैन कबीले में अभी तक इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था, क्योंकि वो इस बारे में अभी सोच नहीं रहे थे कि विंग की शादी करवाई जाए या उसे अपनी लाइफ फ़िलहाल ऐसे ही एंजॉय करने दिया जाए। अब अचानक एक दिन जैन सेक्ट में जेवोजुन और लैन चिरेन की एंट्री होती है। उन्हें वहाँ देख के जेनचेंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इससे पहले जब भी वो लोग यंग मैन आया करते थे वो सिर्फ कुछ प्लानिंग के साथ आते थे, या फिर उन्हें किसी चीज़ में सब मीटिंग वगैरह होनी थी तो ही वो वहाँ पे आया करते थे, या फिर उन लोगों को अपने वहाँ पे बुलाया करते थे। जेवोजुन जेनचेंग को बो डाउन करते हुए ग्रीट करते हैं। साथ ही में जेनचेंग भी लैन चिरेन और लैन सिचेन दोनों को ही बो डाउन करते हुए ग्रीट करते हैं। अब वो उन्हें अपने पैलेस पे इनवाइट करते हैं। फाइनली वो लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वो तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे। अब वहाँ पे विंग को भी बुलाया जाता है, क्योंकि अब जो लोग बात करने वाले थे वो विंग के बारे में ही थी, यानी कि वो लोग वहाँ पे वांग जी और विंग की शादी की बात करने वाले थे। अब जेवोजुन जेनचेंग के सामने वो मैरिज प्रपोजल रखता है, यानी कि वांग जी और विंग की शादी का जो प्रपोजल था वो जेनचेंग के सामने रखता है, क्योंकि इस वक्त जैन सेक्ट का लीडर वही था, तो सबसे पहले उसी से बात इस मैटर में करनी सही थी। जेनचेंग विंग की तरफ को देखता है। हालांकि वो पहले से जानता था कि विंग वांग जी के लिए अपने हार्ट पे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं था कि वो क्या उससे शादी करना चाहेगा या नहीं। अब वो सभी विंग की तरफ देखते हैं। विंग उन सभी लोगों से कुछ वक्त मांगता है सोचने के लिए, क्योंकि ये शादी उसके लिए कोई मजाक तो नहीं थी। उसकी पूरी लाइफ इस शादी पे टिकी हुई थी, और एक बार अगर वो किसी के साथ बाउंडेड हो जाता तो फिर किसी और के साथ बाउंड नहीं बना पाता। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो सोचता और उसके बाद अपने आंसर को उन लोगों को बताता। गाइस, विंग के आंसर बताने से पहले आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अभी भी 68% लोग ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं और डेली मेरे एफएफ्स को देख रहे हैं। प्लीज़ यार, आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो अब मैं इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड करूँगी जब ये दोनों ही परसेंटेज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में बैक आते हैं। विंग को कुछ वक्त दे दिया जाता है। विंग भी इस बारे में सोचने लगता है, क्योंकि
क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम क्लाउड रिसोर्सेज गया था तो उसे एक ऐसा इंसान मिला था जो उसके साथ उसकी कल्टीवेशन स्किल्स को मैच कर रहा था। यानी कि वो फर्स्ट डे जब विंग क्लाउड रिसोर्सेज में शराब लेके पहुंच गया था और उस दिन फर्स्ट टाइम वांगजी और विंग की फाइट भी हुई थी क्लाउड रिसोर्सेज के छतों में। वो सीन विंग अभी तक भूल नहीं पाया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब उसकी कल्टीवेशन स्किल्स को कोई मैच कर रहा था, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा स्किल्ड था। वो भी कहीं ना कहीं वांगजी को पसंद करता था, लेकिन वांगजी के कोल्ड नेचर से उसे ये पता नहीं था कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। फाइनली 2 घंटे बीत जाते हैं। विंग जेओजुन से पूछता है कि क्या वांगजी इस शादी के लिए तैयार है, तो जेओजुन बोलते हैं हाँ वो रेडी है। तो विंग बोलता है ठीक है मैं भी रेडी हूँ। ये बात सुनते ही जेओजुन, लैंचरेन, जैनचेंग और बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब उन दोनों की मैरिज डेट फिक्स की जाती है जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद की डेट निकलती है। विंग को लगता है शायद वांगजी उससे इस मैटर में कुछ बात तो करना चाहेगा, लेकिन वांगजी उससे उस मैटर में कोई बात नहीं करता है। इस 1 हफ्ते में विंग अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे पता था अगर वो एक बार गोसू चले गया तो उसको फिर से वही 3000 रूल फॉलो करने होंगे जिन्हें वो चाह के भी नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि इस बार वो जाएगा तो उनके क्लैन का एक मेंबर बन के जाएगा। फाइनली 1 हफ्ते के बाद उन लोगों की शादी का दिन आता है। उन लोगों के पूरे रिचुअल्स पूरे होते हैं। एंसेस्टर्स हॉल में उनके बाउल्स भी लिए जाते हैं, यानी कि बाउल्स मीन से होता है वचन, जो कि वो शादी के वक्त लेते हैं, वो भी वो ले चुके थे। अब जैन फैमिली और लान फैमिली दोनों मिलके नाइट में डिनर करते हैं। डिनर एंड होने के बाद लैन सिचेन लांग वांगजी को अपने साथ लेके जाता है अपनी जिंदगी में। वो बोलता है कि उसको कुछ चीज़ें समझानी है और उसको कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी लांग वांगजी से करना है, तो वो उसे अपने साथ लेके चले जाता है। विंग को भी उनके रूम पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनकी जिंदगी में पहुंचा दिया जाता है। अब विंग वांगजी का वेट कर रहा था अपने उस रूम में। वो नर्वस भी था, वो हैप्पी भी था, वो शाय भी फील कर रहा था। और वांगजी के इस कोल्ड नेचर को देखने के बाद उसको एक वियर्ड सा भी फील हो रहा था। अब फाइनली थोड़ी ही देर के बाद वांगजी भी रूम में एंटर कर ही देता है। तो गाइस इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इनकी फर्स्ट नाइट कैसे जाएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कब लेके आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।